हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2022-23 प्रस्तुत किया गया था, हम उसे देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस बिंदु हैं बस हम उसी को समझेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो इसको लेंदी न करते हुए टू द पॉइंट याद करेंगे। देखो क्या होता था कि पहले जो आर्थिक समीक्षा और जो भारत सरकार की जो बजट होती थी, दोनों एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद से इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। इस बार की जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 की, इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। भारत की जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के वैल्यू को दर्शाता है, इसमें अगर हम ग्रोथ रेट को देखें तो हमारे पास 3 वित्तीय वर्ष के आंकड़े सामने हैं आते हैं। पहला 2021-22 का जो अंतिम अनुमान है, जो एक्चुअली में रियल डेटा होता है, वास्तविक डेटा होता है। 22-23 का और 23-24 का ये अनुमानित डेटा होते हैं। 22-23 वाला रिवाइज्ड डेटा होता है और 23-24 का जो डेटा होता है वो एस्टिमेटेड होता है। तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहा है 2021-22 का, वास्तविक भारत का अगर ग्रोथ रेट पूछे आपसे वित्त वर्ष 21-22 के अकॉर्डिंग, तो वहां आंसर होगा 8.7%। और राजकोषीय घाटा जो 21-22 में भारत का रहा है जीडीपी का, वो 6.7% था। 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान वो 7% था जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, और वो जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का वो 6.4% था। 2023-24 में जो अनुमानित डेटा है जीडीपी का ग्रोथ रेट का, वो है 6 से 6.8% तक। अब देखते हैं विभिन्न देशों ने जो नेट जीरो को अडॉप्ट करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसमें भारत का लक्ष्य 2070 तक, और जो जर्मनी है उसका 2045 तक है। तुर्की ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 2053 तक, और चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब ने 2060 तक लक्ष्य निर्धारित रखा है अपने नेट जीरो को अटेंड करने का। अब देखते हैं जो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, अलग अलग 3 जो सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जैसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सेक्टर। तो कृषि और जो उसके एग्रीकल्चर और जो उसके अलाइड सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर में जो ग्रोथ रेट दिखा गया है वो 21-22 में 3% था, जो कि 2022-23 में बढ़ के 3.5% हो गया है। तो 3% से 3.5% हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र में यह जो वृद्धि देखी गई है 21-22 में 10.3% की रही, और 4.1% यह घट के हो गई 2022-23 में। सेवाएं क्षेत्र में 21-22 में वृद्धि दर 8.4% थी, और 22-23 में यह वृद्धि दर बढ़कर 9.1% हो गई। अब भारत ने कौन सा स्थान पाया है अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में? तो भारत का स्थान रहा है वैक्सीन निर्माण में पहला, 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के निर्माण में भारत का स्थान भी पहला रहा है। दुग्ध उत्पादन में भी पहला स्थान रहा है। जो टिक आउट किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कच्चे इस्पात यानी कि जो रॉ स्टील है उसके उत्पादन में हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वैसे ही अंडा उत्पादन, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल्स एंड फार्मा उद्योग में हमने तीसरा स्थान पाया है। भारत का स्थान रेलवे नेटवर्क में चौथा है, और विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन डिपॉजिट में फॉरेक्स में हमारा स्थान छठा है। चलो अब इसको टू द पॉइंट हम शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा। इस बार जो आर्थिक समीक्षा आया है वो कुल 12 अध्यायों में बंटकर आया है। अध्याय 1, अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 पूर्ण सुधार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है 23-24 के लिए। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। तो जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो सितंबर 2021 तक 7.2% थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान लगाया गया है। जो डेवलपमेंट रेट है उसका कुछ एस्टिमेशन लगाया गया है। तो एजेंसियों में जिन्होंने 7% का अनुमान लगाया कि ग्रोथ रेट हमारा जो 23-24 में रहने वाला है भारत का, उन्होंने कहा है 7%। वो कौन कौन से हैं? एडीबी है, मूडी है,
फिच है, एडीबी है, मूडी है, फिच, इन्होंने 7% का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने कितने का लगाया है? 6.9%। एडीबी, मूडी, फिच 7%, वर्ल्ड बैंक 6.9%। 6.8% कितनों ने लगाया है? आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आरबीआई और एसबीआई। आईएमएफ, आरबीआई और एसबीआई ने 6.8% का अनुमान लगाया है। वहीं ओईसीडी ने 6.6% का अनुमान लगाया है। इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया गया है। इन सभी के द्वारा 6.9% एवरेज जो ग्रोथ रेट इंडिया का रहने वाला है वो अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों पर यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, क्रय शक्ति जो क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरी है और बाजार विनिमय दरों पे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभरी है। अब अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है एग्जाम के लिए। अध्याय 3 में देखो, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है औसत मासिक जीएसटी संग्रह है। ये फाइनेंशियल ईयर 21 का ये डेटा है, 22 का ये डेटा, 23 का डेटा। 23 वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, 1.49 लाख करोड़, 1.49 लाख करोड़। ठीक है, इसको देखना ध्यान से, 1.49 लाख करोड़। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। ध्यान से सुनना, इसमें कह रहा है कि आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पे 225 अंकों की वृद्धि की है। सकल गैर निष्पादित संपत्ति क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको बोलते हैं एनपीए। ये सकल यानी ग्रॉस एनपीए घटकर पिछले 7 वर्षों में निचले स्तर 5% पर पहुंच गया। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना हो गया है? 5%। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना हो गया है? 5%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आओ इधर देखो, अध्याय 5। कुल 12 अध्याय हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम उसी को देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉलिसीज अपनाई हैं। प्रमुख कच्चे माल जैसे फेरोनिकल, कोकिंग कोल ईटीसी पर आयात शुल्क को घटाकर 0 कर दिया। जो इंपोर्ट टैक्स है, इंपोर्ट टैक्स कितना कर दिया? 0 कर दिया। किस पे? फेरोनिकल पे, कोकिंग कोल पे। पूछे कोकिंग कोल पे कितना % टैक्स है? तो 0। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर 2.1% हो गया है। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022, ये इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी ने जो जारी किया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005 से 2019-20 के बीच गरीबी से उभरे हैं। इतने लोग भारत में 2005 से 2019-20 के बीच गरीबी से बाहर आए हैं यूएनडीपी के अकॉर्डिंग। अध्याय 7 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। ध्यान से, भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का अभी कुल कार्बन स्टॉक कितना है? भारत का कुल कार्बन स्टॉक है 7204 मिलियन टन। याद करना इसको, भारत का अभी कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मिलियन टन। और भारत में कुल मिलेट का कितना उत्पादन होगा? मिलेट यानी मोटे अनाज, बाजरा, रागी, ये सब 50.9 मिलियन टन। 50.9 मिलियन टन। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया था।
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने एवं इसका सत्यापन करने के लिए ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित कर ली जाएगी। तो कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक हमें ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिस्थापित किया जा चुका है। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत कितना गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित किया जा चुका है? 61.6%। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, इन्हें मजबूत किया जा रहा है। कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मिलियन टन है, ध्यान से सुनना। जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है। हमारे यहाँ किस राज्य में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है? जहां सबसे ज्यादा जंगल होगा उतना ही कार्बन को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है, जंगल एरिया वाइज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 609 मिलियन टन है, ध्यान देना, डेटा पर अच्छे से याद करना। ओवरऑल इंडिया में कितना कार्बन स्टॉक है? तो 7204 मिलियन टन। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है 1024 मिलियन टन, और उसके बाद मध्य प्रदेश में 609 मिलियन टन। ठीक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 के तक भारत के 18 राज्यों में निम्न वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों के वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। तो कह रहा है कि भारत में जितना भी 18 राज्यों में कुल मिलाकर 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत रखता है? 75%। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अगला अध्याय है अध्याय 8, कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। ठीक है। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9% था। ध्यान से देखो, पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। क्या रहा है? कृषि और संबद्ध क्षेत्र में फाइनेंशियल 2022-23 में कितना हुआ है? 3.0%। ये ग्रोथ रेट रहा है कृषि और उसके अलाइड सेक्टर्स में। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सिर्फ 3.0% की ही वृद्धि हुई है। यही बात है। ठीक है, याद करना इसको। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि भारत में 2 अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। भारत में 2 टाइगर रिजर्व को, वो कौन कौन से हैं? एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो पीलीभीत में, और दूसरा पेंच टाइगर रिजर्व है, 2021 में इसको मिला था। और ये कौन हो गया है? पीलीभीत 2020 में, सत्यमंगलम TR 2021 में, पेंच को भी 2021 में। ये 3 हो गए। अगला देखो, नाम याद कर लेना बस। 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। पूछेगा कि कुल कितने फसलों के लिए MSP जारी किया गया है? 18-19 के बाद से भारत में कुल कितने फसलों के लिए MSP जारी किया जाता है? तो कुल 22 फसलों के लिए MSP जारी किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 से किया गया था। देखो, ये सब जो योजना है, जो इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में जिसका जिक्र होता है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो प्रारंभ किया गया है 1998 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। भारत ने इसका अनुशंसा किया था। अब ध्यान से सुनो कि वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन मोटा अनाज का उत्पादन किया है, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। भारत कुल एशिया के 80% और पूरे वर्ल्ड के 20% मिलेट्स का उत्पादन करता है। इस साल भारत ने 21-22 के चौथे अनुमान के अनुसार भारत ने कुल कितना टन मोटा अनाज उत्पादन किया? तो 50.9 मिलियन टन का उत्पादन किया भारत ने। 2021-22 के दौरान खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% रहा। भारत ने जो टोटल एक्सपोर्ट किया है उसमें खाद्य जो कृषि खाद्य निर्यात है उस कितना परसेंट था? 10.9%। अब देखो आगे जो इम्पोर्टेंट है, अध्याय 9 उद्योग और स्थायी विकास। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है और फार्मास्यूटिकल फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनने का लक्ष्य भारत का कब तक है? 2025 तक। कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन हो गया है। भारत में 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ के 911 मिलियन टन हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। अध्याय 10 सेवाएं और शक्ति का स्रोत। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो हम सर्विस सेक्टर में कितना परसेंट से बढ़ने वाले हैं? सर्विस सेक्टर में कितना परसेंट बढ़ने वाले हैं? तो 9.1% से बढ़ने वाले हैं। और सेवा निर्यात हमारा कुल कितना अमेरिकी डॉलर रहा है? तो 254.5 बिलियन डॉलर का सेवा निर्यात रहा है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। तो सर्विस सेक्टर में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग, तो विश्व निवेश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सर्विस सेक्टर में निवेश पाने के मामले में 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई एफडीआई की सीमा किसमें? बीमा कंपनियों में। और सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में निवेश पाने के मामले में भारत 7वें स्थान पे है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। जो इंडियन इंश्योरेंस मार्केट है, बीमा बाजार है, वो वर्ल्ड में 10th नंबर पे आता है। वैदेशिक क्षेत्र सतर्क और आश्वासन। देखो ध्यान से सुनो, इस बार वित्तीय वर्ष में हमारा कुल व्यापार जो हुआ है उसमें आयात हुआ है 551.7 और कुल निर्यात हुआ है 332.8 बिलियन डॉलर का। वित्त वर्ष में हमारा कुल आयात कितना है? 551.7 बिलियन डॉलर और निर्यात है 332.8 बिलियन डॉलर। ध्यान सुनना, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात इतना रहा है और अप्रैल से दिसंबर के दौरान व्यापार आयात इतना रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट में, ये व्यापार आयात और व्यापार निर्यात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत ने अब तक कुल 13 मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ने अब तक कुल 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया जो लेटेस्ट है वो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग है और व्यापार समझौता ECTA है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए। यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। इससे पहले हमने भारत और यूएई के जो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता था, जिसे CEPA सेपा भी कहते थे, जिस पर 18 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए थे। तो हमने जो यूएई के साथ किया था वो सेपा है और जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था वो एक्टा है, ECTA है।
आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। जो RCEP है वो एशियन नेशंस और 6 अदर WTO नेशंस के साथ एक क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता था जिसे RCEP कहते थे। तो RCEP पूछेगा तो आसियान और WTO, CEPA पूछेगा भारत और UAE, और एक्टा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अप्रैल से सितंबर 2022 के अवधि के लिए चालू खाता घाटा GDP का 3.3% रहा है। GDP का 3.3% रहा है। वहीं दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो पूछेगा इंडिया का टोटल फॉरेक्स डिपॉजिट कितना है दिसंबर 2022 तक। तो भारत का कुल मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक ऋण क्रमशः 478 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अध्याय 12 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। इसकी शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई थी। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल क्षमता 40 गीगावाट है। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है। हमारे यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? थर्मल का। थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद द्वितीय स्थान पे सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है जो 27.5% है, और तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा उत्पादन हो रहा है सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? थर्मल का, उसके बाद अक्षय ऊर्जा का, और तीसरे पायदान पे है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया। भारत में जल मार्गों की कुल नौगम्य लंबाई कितनी है? तो 14,850 किलोमीटर। कहना कि भारत में कुल नौगम्य लंबाई, नौगम्य मतलब जिसमें नौकायान चल रहे हैं जल मार्गों में, जो नेशनल वाटरवेज हैं, उसकी कुल लंबाई कितनी है जिसमें नाव चल रहे हैं? वो 14,850 किलोमीटर है। अब देखते हैं, लास्ट है राष्ट्रीय जल मार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेशनल वाटरवेज वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, और टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हैं। भारत में कुल नेशनल वाटरवेज कितनी होगी है संख्या? 111। भारत में कुल नेशनल वाटरवेज की संख्या कितनी हो गई है? 111। और सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है नेशनल वाटरवेज की? तो पश्चिम बंगाल में। ध्यान देना, 68,031 वर्ग किलोमीटर है ये, इससे अधिक नहीं, किलोमीटर ही है, मिस्टेक है वो। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे चौथा बड़ा नेटवर्क है, यानी कि 68,031 किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा चौथा बड़ा नेटवर्क है। भारत में कुल टेलीविजन घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज्यादा 270%, बिहार में सबसे कम 55.4% है। जो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग 55.23% है। ध्यान देना, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग टेली घनत्व कितना है? 84.8%। एग्जाम में पूछेगा TRA यानी टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग तो 55.23% की डेटा पूछेगा, मतलब पूछ सकता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां संस्करण 2019 से 21 के लिए ये जो डेटा आए हैं
उसके डेटा। विभिन्न संकेतक में कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अंडर 5 ईयर्स है। तो कुल प्रजनन दर दो है, शिशु मृत्यु दर 35.2, नवजात मृत्यु दर 24.9 और 5 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चों की मृत्यु दर 41.9। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2020 के लिए 2 है, 28 से 97 है, 20 है, 30। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एक बार डेटा देख लेना बस। आप ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2022-23 यानी अप्रैल से सितंबर के लिए भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? तो सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद यूएई से। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? तो सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद यूएई से। भारत में वो कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले एफडीआई के सेक्टर्स हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद सर्विस सेक्टर में और तीसरे में व्यापार। ये वाला अच्छे से याद कर लेना है, ये वाला जो भी है, ठीक है। चलो, तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का कंप्लीट हो गया, भारत सरकार वाला। और ये है G20 की जो सम्मेलन हुए हैं वो है, इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लो, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।